नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और उम्दा होंगे। साथियों, आज आप लोगों के बीच हम एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला से रूबरू कराने आया हूँ। आज का एमसीक्यू इस प्रकार है साथियों, चलिए चालू करते हैं आज का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि कहता है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। पहला है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। दूसरा है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तीसरा है, व्यवस्था फेल हुई थी है, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि व्यवस्था फेल हुई थी। आप इसमें किसी प्रकार से बच्चे को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, आप इसमें व्यवस्था को गलत ठहरा सकते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसमें व्यवस्था गलत ठहराया जाता है, ठीक ना। देखिए, इसमें कहा जाता है कि यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, यानी कि जब बच्चा फेल होता है तो उस पर क्या तात्पर्य है, तो व्यवस्था फेल हुई, यानी कि कहा जाता है कि यदि छात्र किसी भी प्रकार से यदि मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, यानी कि सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि वह शिक्षण व्यवस्था ही फेल है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दूसरा है, रटने को प्रोत्साहित करके। तीसरा, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। चौथा है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित हो। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। किस पर हो सकता है, तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो होगा बाल केंद्रित, बाल को केंद्रित करके और बालक के अनुसार ही शिक्षा पद्धति अपनाना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने से क्या होता है कि इसमें परिवर्तन होता है, बालक को पढ़ने में भी रुचि मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। कहता है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोने और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दूसरा है, श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर और वर्णन करना। तीसरा है, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। चौथा है, विस्तृत व्याख्या करना। पहला कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ठीक। दूसरा है, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तीसरा है, बीज की वृद्धि के चित्र को दिखाना। चौथा है, विस्तृत व्याख्या करना। अब देखिए, इसमें कहता है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति, इसमें आपका पहला हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण का क्या है, चरणों वाइज अवलोकन करना। यानी कि जब बाल केंद्रित यानी कि जब इसमें किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से अगर छात्र करेगा तो उसमें क्या होगा, उससे अध्ययन का उसका प्रभावशाली तरीका होगा, वो उसमें अध्ययन रुचि लेगा, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, जैसे छात्रों द्वारा मतलब बीज का बोना और उसके संकुलन करने का अवलोकन कराया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि बीजों का अंकुरण और संक्रमण सभी के से प्रभावित होगा छात्र और उसके बारे में वो जानकारी ले सकता है। आगे है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा यानी कि मात्रारोपण से संबंधित है। चौथा, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षक को सम्मिलित करने से संबंधित है। कहता है समावेशी शिक्षा क्या है, इस कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तीसरा, तथ्यों की शिक्षा मात्रारोपण से संबंधित है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित होती है। अब इसमें क्या कहता है, समावेशी शिक्षा में आपका हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती। समावेशी शिक्षा है कि इसमें क्या होता है कि शिक्षा का समावेशन से यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं से पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र जो होते हैं उन्हें समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलते हैं।
इससे क्या होता है कि समान छात्र एवं दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। इनकी दोनों छात्र एक जगह रहेंगे, इससे क्या होगा, अधिकतर समय बिताएंगे। पहले समावेशी की इस परिकल्पना से सिर्फ क्या होता था कि बच्चे सिर्फ छात्रों के लिए, मतलब जितने भी आधुनिक काल में हर शिक्षक जो होता था सिद्धांत से दृष्टिगोट नहीं हो पाता और सभी को अलग अलग ढंग से पढ़ाता था। और जब से समावेशी शिक्षा आया, इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के विद्यार्थी एक जगह बैठ के अवलोकन करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रुचि बढ़ती है बच्चों की और ये अवसर मिलते हैं। दिव्यांग छात्रों को भी ये अवसर मिलता है कि अच्छे छात्रों के साथ बैठ के वो समान शिक्षा का ज्ञान ले सकें। चलिए आगे है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। किस प्रकार के प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कहता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दूसरा है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, तीसरा है सत्य या असत, चौथा है निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, अब इसमें कहता है आपको कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है किस प्रकार के प्रश्न को। तो आप इसमें देखिए, इसमें सत्य और असत्य जितने होते हैं इसको लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। सत्य और असत्य वाले प्रश्न होता क्या है कि प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर या फिर इसके बारे में जानना या वाक्य सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्न को क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। प्रगतिशील शिक्षा केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, जी नहीं, ये नहीं होगा। केवल है तो कट जाएगा, केवल नहीं होगा, पहला तो कटेंगे। दूसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देकर, चलिए बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तीसरा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए इसमें आपका हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, जी नहीं। बार बार ली जाने, जी नहीं, बार बार परीक्षा भी नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में। यानी कि कहता है प्रगतिशील शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है, ये तात्पर्य होता है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये सब देखा जाता है किसमें, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। चलिए आगे है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डेस्क के बारे में, किसके बारे में चिंतित है। कहता है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य मतलब जो परीक्षण किया जा रहा है उसके उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रश्न के बारे में चिंतित है। पहला है संपूर्ण विषय वस्तु को सम्मिलित करने, दूसरा है प्रश्नों के प्रकार के बारे में, तीसरा है विश्वसनीयता के बारे में, चौथा है वैधता के बारे में। ठीक, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा ये संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न क्या होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु जो होता है शामिल होता है। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में यदि उसका कुछ प्रमुख उद्देश्य होता है तो उसमें होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को उसमें कवर कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में पता करना होता है। आगे है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। दूसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। तीसरा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। अब देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास होता है कि इसमें शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जाता है कि यदि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का मानना है कि इसमें अगर छात्र कोई भी कार्य या विशेष सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करें, इसमें उनको चिंतन करें, तर्क करना, अपने अनुभवों के बारे में बताना, ये सब क्या है संगठित एवं सामंजस्य करें। इससे क्या होता है कि इसमें बालक को सीखने की शक्ति होती है और इससे क्या होता है कि विवेचन करने में भी सहूलियत होती है छात्रों को, और इसमें अनुभव के साथ साथ प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण दृढ़ विश्वास हो जाता है बच्चों के अंदर। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? कहता है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? पहला है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। दूसरा है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। तीसरा है कि विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। चौथा है, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। यानी कि कहता क्या है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक, तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। कि बाह्य परीक्षक जो होते हैं, इससे क्या होता है कि शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता के बारे में ज़्यादा जानेंगे या बाह्य परीक्षक के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता के बारे में ज़्यादा जानेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है कि विद्यालय आधारित आकलन में विद्यार्थियों को कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि विद्यालय के शिक्षक अपने छात्र को आकलन करते हैं और वो अपने छात्र के आकलन करके और उसमें क्या त्रुटि रह गई उसमें वो सुधार करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। इसलिए कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर निर्भर है? पहला, बाह्य शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर रूप से जानते हैं। ठीक, आगे है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। चौथा, अध्ययन की एक समान गति पर बल देनी चाहिए। अब कहता है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि जितने भी मतलब सीखने के अनुभव हैं, यानी शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता में प्रदर्शित करने के लिए इसमें जितना भी सीखने के तरीके हैं इसके बारे में क्या होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को इससे क्या उसको ज्ञान देना चाहिए, ताकि विशेष प्रकार के अनुभव हर एक क्षेत्र में अनुभव मिल सके शिक्षार्थियों को। ठीक, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? अब पूछ रहा है विकास का सिद्धांत कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। देखिए इसमें क्या कहता है, विकास सिद्धांत है। ठीक है, अब इसमें आपका देखिए निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो अब सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें होता क्या है कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र या कभी मंद होती है। जैसे कि किसी के शरीर में कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है तो कुछ भागों का विकास मंद गति से होता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चौथा है शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ठीक, अब इसमें क्या कहता है कि मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ये क्षेत्र सभी है, बट इसमें जो एक क्रमबद्ध है उसके बारे में जानना है, तो इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा। पहले मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, और इसमें क्या होता है कि आपस में सामंजस्य भी स्थापित होते रहता है। जब प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ विकास होने के साथ साथ इसमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होते रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। ठीक, मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक, पहला हो गया आपको मनोवैज्ञानिक। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में क्या होता है कि मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है, और होता है उसके बाद क्या होता है कि उस क्षेत्र के बारे में उनकी जानकारी और संज्ञान, उनके बारे में विचार करना, ये सब चीज़ के बारे में वो धीरे धीरे चालू कर देता है। उसके बाद होता है संज्ञानात्मक, उसके बाद होता है संवेगात्मक, तब जाके सामाजिक हो जाता है, तब जाके वो सामाजिक विकास की मतलब ये अंत में सामाजिक होके और समाज में रहना सीख जाता है। इस प्रकार से यह एक मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाने वाला यह एक
क्या है, क्रम है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है इसके बारे में कहता है। कहता क्या है कि एक शिक्षिका जो है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है, ठीक है। अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इसकी जानकारी से पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, यानी विद्यार्थी की जानकारी के पूर्व ज्ञान, यानी कि विद्यार्थी के पहले से जो ज्ञान है उससे इसको जोड़ते हुए और पोषण की संकल्पना को सिखाते हुए उससे उपागम के बारे में आधारित है। और इसे पूछना जानना चाहती है कि अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है या फिर ये पुनर्वलन के सिद्धांत हैं या फिर अधिगम के सक्रिय सिद्धांत है या फिर ज्ञान के निर्माण है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ज्ञान के निर्माण के बारे में पूछ रही है वो मतलब शिक्षिका। इसमें होता क्या है कि ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से यदि छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका एक चित्र बनाया जाता है, ठीक ना। और उस पर उसको मतलब चित्र बना के और उस पर वो क्या कहते हैं मतलब वो अच्छे तरीके से चित्र बना के और उस पर उसको समझाया जाता है। जिससे होता है क्या कि विषय वस्तु उसके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार उसमें जोड़ दिया जाता है चित्र बनाकर कि बच्चे इस ज्ञान को सरलता से ग्रहण करने लगते हैं, ठीक ना। सरलता से ग्रहण करने लगते हैं और इस प्रकार प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसमें ज्ञान के निर्माण में भी होती है और उसके पूर्व के चित्र से और उसके पूर्व के ज्ञान को जब जोड़ दिया जाता है इस प्रकार के ज्ञान में, तो उससे क्या उसका ज्ञान का निर्माण भी होता है और उसका पूर्व ज्ञान भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। कहते हैं कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है भाई? सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता के कारण या वियोग दुश्चिंता के कारण। अब इसमें आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। देखिए इसमें होता क्या है कि जब बच्चा को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है और जिसके कारण बच्चा रोना चालू कर देता है, ठीक ना। देखिए आगे है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य, यानी कहा जाता है शिक्षा के संबंध में समाजीकरण से क्या तात्पर्य। पहला है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, दूसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना, तीसरा है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना, चौथा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। मतलब कहता है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य, पहला है सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण अनुकूलन समायोजन करना, वातावरण में अनुकूलन भी करना और समायोजन भी करना, तीसरा है सामाजिक मानदंडों सदैव अनुपालन करते रहना। यानी कि इसमें कहता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन भी करना और समायोजन भी करना। शिक्षा का संदर्भ समाजीकरण से तात्पर्य यही है कि इसमें आपको अनुकूलन मतलब उसके अनुसार भी ढलना है और उस समायोजन उस अथी में भी रहना है, यानी कि शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, शिक्षा क्या करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देती है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों ये सब चीज़ सीखने लगता है और उसके बाद वो उसके अनुरूप सीखने लगता है और उसके अनुरूप वो उसमें समायोजन हो जाता है और उसमें अनुकूलन हो जाता है और दोनों में अनुकूलन और समायोजन हो जाता है और वो समाज में रहना सीख जाता है, सभी तरह के सामाजिक कार्य में वो भाग लेना चालू कर देता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कहता है कि राज्य स्तरीय एकल गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। इसमें वैश्विक प्रवृत्ति है या प्रयोजनात्मक उपागम है, प्रगतिशील चिंतन है या लैंगिक पूर्वाग्रह है। वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें क्या कर रहा है, देखिए लड़कियों को वरीयता दे रहा है। स्वाभाविक बात है, किसी एक चीज़ पे किसी एक खास बिंदु पर फोकस हो रहा है, लड़के को या लड़कियों को, तो इसमें आपका हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में बता रहा है,
ठीक है ना। देखिए होता क्या है, जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाए, जब किसी संस्था या कक्षा में किसी लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को, जैसे यहाँ आपको लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, वरीयता दी जाए, तो इसमें क्या होता है, तो उसको हम लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक ना, पहचानते हैं उस चीज़ को। चलिए आगे है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बल देती है। यानी वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दे रहा है, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या फिर सामाजिक। जैसे इसमें आपका हो जाएगा, जबकि वाइगोत्स्की है तो ये आपको सामाजिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की आएगा तो इसमें आपको सामाजिक ही होगा, ठीक ना। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके क्या होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करता है, ठीक है ना। वाइगोत्स्की जो है किसी भी बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में करता है, ठीक है। और जिससे होता क्या है कि बालक का सामाजिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक ना। उसके अनुरूप यानी भाव, विचार, दृष्टिकोण, ये सब चीज़ क्षमता में विकास होने लगती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित होती है। यानी कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न विभिन्न अधिगम शैली, ठीक ना, शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। ये किससे प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। देखिए इसमें क्या कहता है कि एक शिक्षिका जो है ये अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैली के बारे में संतुष्ट करने के उस वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, ठीक। इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बता रहा है, ठीक ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक स्वरूप एकांगी न होकर बहुकारकीय हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ आपको कह रहा है कि शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम को, बहुकारकीय अधिगम को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है। तो गार्डनर के बुद्धि के अनुसार वो एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है, जिससे होता क्या है कि शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करके उसके लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग कर रही है, ठीक है। देखिए आगे है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि कहता है कि शिक्षिका कभी भी खुद से उत्तर नहीं देती है, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा या फिर सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए देखते हैं। पहला है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, दूसरा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका स्वरूप बनाना, तीसरा सीखने की तत्परता, चौथा है सक्रिय भागीदारिता, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है कि यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर देती है तो वो क्या होता है, अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह नहीं देने पे वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा या संज्ञानात्मक अधिगम अपनाने के लिए कहती है। इसमें प्रोत्साहन देती है ताकि वो बच्चे खुद से ना अपने साथियों से, किसी अन्य मित्रों से वो क्वेश्चन जानने का इच्छुक हो और अपने क्या समूह चर्चा में ही वो क्वेश्चन जान पाए और अच्छा उसका सटीक आंसर भी पहचान पाए। इसलिए क्या करता है कि शिक्षिका खुद ना आंसर दे के उस समूह चर्चा करता है, जिससे क्या होता है सहयोग में अधिगम अपनाने से उसमें प्रोत्साहन मिलती है और इससे क्या यह जो होता है यह उपागम सहभागीदारिता सिद्धांत पर आधारित है और इसे सक्रिय भागीदारिता के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? यानी कहता है शिक्षक से संबंधित अधिगम, बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है विषय वस्तु या
अधिगम अनुभवों की प्रकृति, चौथा है विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक, देखिए होता क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होते हैं तो वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है कि वो अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान रखना चालू कर देते हैं शिक्षक। तो इसलिए कहता है कि विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए किसी भी एक शिक्षक को। अधिगम प्रतिभा को मतलब अधिगम को प्रभावित करने के लिए उनको विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए अपने विषय वस्तु में। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कहता है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का क्या करता है, विकास करता है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर या व्यवहार से स्पष्ट नियम बनाकर। तीसरा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर चौथा है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर क्या कहते हैं, कठोर निर्देश देकर। अब देखिए कहता है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करते हैं किस पर आधारित होकर, तो इसमें कोहलबर्ग है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित होकर उन आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, कोहलबर्ग है तो नैतिक मूल्य हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार क्या होता है कि बच्चों के नैतिक विकास होते हैं उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की चर्चा के में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे होगा कि नैतिक रूप से वो प्रेरणादायक कहानी को सुनेंगे और उससे उनका नैतिक विकास होगा। ठीक है, बच्चों का। चलिए आगे देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे क्या होगा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ, ठीक है ना, अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि वो एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकेंगे। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। तीसरा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। चौथा है कि शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि इसमें आपका देखिए छोटे शिक्षक समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। छोटे बच्चे सब जो क्या होगा पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। देखिए होता क्या है कि छोटे शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष में अगर समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके अगर बैठाया जाता है तो इससे वह सामाजिक कौशल को सीखते हैं। किस प्रकार से मतलब सामाजिक कौशल मतलब किस प्रकार से समाज में विकास के बच्चे मतलब समवयस्क के साथ रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब चीज़ सीख पाते हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। तीसरा है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। चौथा है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए इसमें कहता जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो इसके साथ क्या करना चाहिए, किसको, शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, सहकारी योजना 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सहकारी योजना विकसित करे और उसमें क्या होता है माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि बच्चे के बारे में किससे पता चलेगा, माता पिता से पता चलेगा उसके बच्चे के बारे इसमें कहता है कि जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो उसमें क्या होता है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा के लिए बैठना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तीसरा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। चौथा है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ठीक, अब देखिए इसमें कहता है पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण करना, स्मृति और मानसिक निरूपण अवस्था के साथ संबंधित होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है ये अवस्था आपको 2 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करना सीखते हैं, जिससे दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय, दिशा इस सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा उनको ज्ञान होने लगता है बच्चे को। ठीक,
और क्या होता है कि 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझना प्रयास मतलब धीरे धीरे प्रयास करने लगते हैं समझने का। इसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन होने लगता है, उसमें स्मृति बढ़ने लगती है, उनमें कल्पना परिकल्पना करने की क्षमता बढ़ जाती है, ये सब बढ़ने लगती है, ठीक है ना। वो मानसिक निरूपण करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं बच्चे। आगे है मानव व्यक्तित्व परिणाम। मानव व्यक्तित्व परिणाम पालन पोषण और शिक्षा का, दूसरा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, तीसरा है केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। जी नहीं, जब केवल केवल है तो केवल तो कट ही जाएगा, केवल तो होना ही नहीं। अब बच गया आपको दो ऑप्शन, पालन पोषण और शिक्षा का, दूसरा आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया, ठीक नहीं, दोनों का अंतःक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। कहता है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, मतलब शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होता है इसमें ऐसा ही बताया गया है। तीसरा है इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। चौथा है बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ठीक है ना। क्या कहता है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होती है, और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। सीखने की तरीका कोई भी हो बच्चा सीख सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। इनकी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का क्या है, पहला चरण। प्राकल्पना का परीक्षण करना, दूसरा है समस्या के प्रति जागरूकता, तीसरा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, चौथा है प्राकल्पना का निर्माण करना। अब कहते हैं समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन है, इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूक हो जाना, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या या समाधान का पहला चरण होता है कि समस्या के प्रति जागरूक हो जाना। इसमें वैज्ञानिक क्या होता है कि इसमें जागरूक होने से क्या होता है कि इसमें अगर पहले अगर जागरूक हो गए तो उसमें समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि अगर समस्या के प्रति अगर आप जागरूक हो गए तो समस्या आपका वहीं थोड़ा थोड़ा खत्म होना चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, अनुभविक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है आध्यात्मिक, चौथा है व्यावसायिक। अब कहता है सीखने का क्षेत्र है, कौन सा सीखने का क्षेत्र है, इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर, भावात्मक, ठीक है। देखिए भावात्मक का तात्पर्य ही होता है मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव, यानी कि सकारात्मक भाव यानी कि सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। भावात्मक का अर्थ ही वही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है, किस बात का संकेत है। पहला है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, दूसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तीसरा बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, चौथा है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए बच्चा अगर किसी कार्य को बार बार कर रहा है तो इसमें वो क्या हो जाएगा, संतत कार्य करने मतलब ये आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी किसी कार्य को अगर बच्चा बार बार करेगा तभी वो उस चीज़ से हो जाएगा, ठीक है। यदि जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी क्या होती है, उसमें रुचि कम हो जाती है, और रुचि जब कम यानी खत्म हो जाती है तो उसमें बच्चा उबने लगता है। इसलिए बच्चा को क्या कहते हैं, इस कार्य को यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए बच्चा इसमें उब रहा है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है, यानी शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस की ओर संकेत करती है। पहला है वे कैसे सीखते हैं, दूसरा है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर, तीसरा है सीखने की अनुपस्थिति, चौथा है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, क्योंकि प्रशिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती है, ठीक। तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। यानी कि जब शिक्षार्थी सीखने में त्रुटि करता है तो उस समय क्या करता है, कुछ कार्य को अगर गलत तरीके से सीख रहा है तो
या उसमें अभ्यास ना होता है या उसमें रुचि या आंतरिक प्रेरणा या अधिक सभी की कमी होती है, तो इसमें क्या होता है कि पहले अब मतलब इसमें सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जिससे कि वो उसका अभ्यास बार बार करे और फिर उस त्रुटि को ख़त्म कर सके। चलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। और अंत में आप साथियों से इतना कहना चाहूँगा कि आपको अगर यह वीडियो यानी कि MCQ आज का जो ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो था अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना एक लाइक इस वीडियो को अवश्य दें। और इसी प्रकार का अगर MCQ पाने के लिए अगर आप उत्सुक हैं, जागृत हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबावें, ताकि समय समय पर अगर आपको इस चैनल के माध्यम से MCQ का वीडियो मिलता रहे। जय हिंद साथियों।